हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल की क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, लेकिन बीच में डिस्कनेक्ट फिर हुआ। इस बात का हमें बड़ा खेद है। और लेकिन न्यूमेरिकल सारे कराना हमारी गारंटी है और आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए जुड़िए और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कुछ न्यूमेरिकल करा दिए थे, आई थिंक 3 करा दिए थे, चौथा न्यूमेरिकल है और करने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छी सी। कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युतावेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने में वैद्युत आवेश से। अच्छा, पहला है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। एक क्वेश्चन यहां से है, इस प्रकथन से आपका क्या तात्पर्य है। यहां तक है आपका एक क्वेश्चन एक कथन दिया है और ये वाली बात इन्होंने पूछी है कि क्या तात्पर्य है इस कथन का। किसी वस्तु पर जो वैद्युत आवेश है वो क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकरण की आपको पढ़ाया गया था, पहला हेडिंग की थ्योरी में पढ़ाया गया। क्वांटीकरण के बारे में जो है सबसे पहले मिलिकन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। और क्या बताया था मिलिकन ने ये बताया कि अगर कोई आवेशित वस्तु होती है, मान लीजिए ये वस्तु है, कोई भी बॉडी है, अब ये आवेशित वस्तु है तो ऑब्वियसली इस पर क्या होगा, आवेश होगा। क्या होगा, आवेश, यानी कि चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है। कह रहे किसी आवेशित वस्तु पर अगर आवेश है, आवेशित वस्तु पर अगर आवेश है तो वो क्वांटीकृत है। इस प्रकथन को समझाना है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर किसी वस्तु पर आवेश होता है तो वो क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है। क्वांटीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आवेशित वस्तु पर आवेश है तो वो मूल आवेश का मतलब ए, उसका पूर्ण गुणज होता है। कितना होता है, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना। डेड 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 ये होता है। किस पर, किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है। अगर आवेशित वस्तु पर जो आवेश है क्यू, वो मूल आवेश का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना होता है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होगा वो इस क्वांटिक, ये मूल आवेश जो है इसका गुणज होगा। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, गुणज होगा। आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब या तो ई का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फार्मूला पढ़ा था हमने क्वांटीकरणता का, Q बराबर एन ई, जहां एन क्या होता है, कोई गिनती होती है, कोई पूर्णांक होता है। वो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एन कितना है, 5। तो जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मैं इस बात को थोड़ा सा कराने की कोशिश भी करता हूँ। किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होगा, मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम आवेश है। कितना है, 1 माइक्रोकूलम। इससे दूसरे वाले का भी आंसर मिल जाएगा कि आवेशों के व्यवहार करते समय वैद्युत आवेशों के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर भी अगर आवेश दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, पावर के रूप में आएगा। 10 की पावर के रूप में कुछ ना कुछ आएगा। और 10 की पावर के रूप में कुछ आया तो पॉइंट में अगर संख्या होंगे तो पॉइंट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, यानी कि नौने पौने आवेश नहीं होता है। आवेश कैसा होता है, पूरा की पूरा होता है। ये ही दोनों नियम कह रहे हैं। मैं मान लेता हूं किसी पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है। कितना है, 1 कूलम ले लो या 1 माइक्रोकूलम ले लो। 1 माइक्रोकूलम को देखते हैं कि आवेश की संख्या कितनी है। मैं आवेश की संख्या निकालने की कोशिश करता हूं। तो फार्मूला होता है Q बराबर एन ई, और ये Q बराबर मान लिया मैंने, लेट कर लिया कि कितना है, 1 माइक्रोकूलम। थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो आंसर आप सीधे सीधे देख सकते हो कि हाँ सही बात है कि किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी क्वांटीकरण के क्या करता है, यही बताता है क्वांटीकरण। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करना। मान लिया 1 माइक्रोकूलम है, इसकी वैल्यू 1 माइक्रो की वैल्यू लगाओगे, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6। एन की वैल्यू निकालनी है और ई की वैल्यू है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। आइए, ये मल्टीप्लाई में सामने वाले के कहा जाएगा, अपॉन में जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू एन। समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, बस इससे काटा पीटी करना है इसकी। तो काटा पीटी करते हैं।
यहां से जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा यहाँ क्या बढ़ जाएगा 0। यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, इधर घुमा के लिखते हैं n इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 1.6। यही तो है 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये रूल है, ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0। 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8। इस पावर को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माइनस के 6 है, ये माइनस की 19 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। रूल होता है कि जब भी 10 की पावर नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, घात का साइन यानी कि पावर का साइन उलट जाता है, तो ये माइनस के ऊपर जाके प्लस, ये भी 10 की पावर, ये 10 की पावर, तो जुड़ घट जाएंगी। 5/8 इंटू 10 दी पावर, ये माइनस की और ये प्लस की, तो प्लस की कितनी ज्यादा है 13। कितनी ज्यादा है 13 ज्यादा है। अब इसे हम इससे काटने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ 5/8 से कटेगा नहीं, तो मैं इधर से एक 0 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक 0। -6 -9 सही है, 13 आएगा, पॉइंट आया था 0 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मैंने यहां से क्या करा, इस पावर में से एक 0 निकालूंगा तो एक पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यानी कितनी बचेगी 12 इंटू 10 दी इंटू कितना है 8, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 6.25 इंटू 10 दी पावर 12, ये आ गया। अभी मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ये आया 1.6 10 की पावर -19, -19 ऊपर जाके प्लस की हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और बड़ी पावर ले ले, पीको वीको ले ले, कम ले ले पीको नैनो, तो उससे और बदल जाएगा ये। तो ये आया 6.25। अब ये कहोगे पॉइंट में आ रहा है सब आवेश का मान, तो आवेश का मान पॉइंट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 12 है। 10 की पावर का मतलब होता है एक के आगे 12 जीरो, एक के आगे 12 जीरो, यानी 2 जीरो हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब ये कैसा आवेश है, पूरा की पूरा आवेश है। तो ये क्वांटीकरण का क्या करता है, सिद्धांत को फॉलो करता है। ये बहुत बड़े लेवल पे भी क्वांटीकरण के सिद्धांत को क्या कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है। कौन? ये बड़े पैमाने पर दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, 1 गुना 2 गुना 4 गुना जो भी होगा उसका क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। ये पता लग रही कि आवेश नौने पौने नहीं होता है, पूरा की पूरा होता है। चलिए खैर, और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम। ये हो चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आगे पीछे कैसे हो गए। हाँ, क्वेश्चन आया जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं। वाओ, बहुत बढ़िया है। कांच की छड़ है, कौन सी छड़ है, कांच की छड़। ये कांच की छड़ है भाई, इसको रेशम के टुकड़े पर यानी रेशम को मान लो रगड़ते हैं, तो दोनों आवेश आ जाता, दोनों पर आवेश आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आवेश 3 तरह से उत्पन्न होता है। एक तो होता है घर्षण द्वारा, घर्षण मतलब रगड़ द्वारा, ये रगड़ी लग रही है कि रगड़ रहे हैं तो ये घर्षण हो रहा है, ये फ्रिक्शन हो रहा है। दूसरा होता है चालन द्वारा, तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। तो इन 3 विधियों से किसी पर आवेश आता है। कह रहे हैं आवेश आ जाता है, इसी प्रकार की परिघटना को वस्तुओं के अन्य युग्म में भी प्रेक्षण किया जाता है। कह रहे अन्य वस्तुओं में भी यही काम किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि ये प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। ये बात मिली, बस इसे पकड़ लीजिए। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है, कहीं संरक्षण लगाए तो उसका मतलब बचाव होता है। संरक्षण का मतलब ये होता है कि आवेश को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर कर सकते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी स्थानांतरण कर सकते हैं। ये कहता है आवेश संरक्षण का नियम। क्या कहता है कि आवेश को ना ही तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जो है वो स्थानांतरण होगा, यानी ट्रांसफर होगा। समझ में आया? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी संरक्षण के नियम की पुष्टि कैसे होगी हम बताते हैं। आवेश जितना शुरू में है उतना ही एंड में रहेगा, किसी वस्तु पर कम हो जाएगा, किसी पर ज्यादा हो सकता है, प्लस माइनस बराबर हो सकता है, इधर का उधर हो सकता है, लेकिन आवेश की मात्रा जितनी थी उतनी की उतनी ही रहेगी। ये ही क्या कहता है, आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना ही तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। आइए कोशिश करते हैं कि कैसे करते हैं। कह रहा है कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है। अब मैंने कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा, रगड़ने से पहले अगर बात करूं, रगड़ने से पहले
रगड़ने से पहले जो है बच्चों, रगड़ने से पहले की बात करी जाए तो रगड़ने से पहले कांच पर आवेश कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। और रेशम के टुकड़े पे भी आवेश क्या होगा? जीरो। यानी कि कुल आवेश जो हो गया, कुल आवेश जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो। रगड़ने से पहले का जो कुल आवेश आया वो जीरो आया। अब रगड़ने के बाद भी कुल आवेश क्या है? जीरो आया है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करता है? पुष्टि करता है, क्योंकि आवेश को ना ही तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी से किसी पर जा आ सकता है, लेकिन कुल आवेश तो जीरो रहना चाहिए, तभी ऊर्जा संरक्षण का नियम। मान लो यहाँ पर 10 आता, तो रगड़ने से पहले का 10, तो रगड़ने के बाद भी क्या रहना चाहिए? 10 रहना चाहिए, तभी ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करेगा? पुष्टि करेगा। आइए रगड़ देंगे। जब कांच की छड़ को इस पर रगड़ेंगे तो इस पर क्या आ गया? प्लस। और इस पे क्या आ गया? मान लीजिए माइनस। अब ये खासियत होगी कि अगर जितना इसमें प्लस आया, तो मान लीजिए प्लस आया 10, और कितना आया? 10 और प्लस। और इस पे भी क्या हुआ? इस पे भी 10 आएगा, लेकिन इस पर माइनस आएगा, क्योंकि एक वस्तु पर अगर प्लस आता है तो दूसरी पर क्या आएगा? समान मात्रा में माइनस आएगा, चार्ज। इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया। अब अगर कुल आवेश की बात की जाए, इनका अगर प्लस करा जाए तो प्लस और माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि कुल आवेश जो है, इनका कुल आवेश जो है वो +10 और -10 कट पिट का क्या आ गया? जीरो। तो ये बात सिद्ध हो गई कि रगड़ने के बाद भी आवेश क्या रहा? जीरो रहा। और रगड़ने से पहले भी आवेश क्या रहा? जीरो रहा। इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम की ये पुष्टि करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया से आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। लिख दोगे कि रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना रहा? जीरो रहा। रगड़ने के बाद इस पर जितना धनावेश आएगा उतना इस पर ऋणावेश आएगा, और टोटल कुल आवेश जो है वो शून्य ही रहेगा। इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करता है? ये पुष्टि करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1.6 क्वेश्चन है। 4 बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रो कूलाम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 माइक्रो कूलाम है। फिर कह रहा है क्यू बी बराबर -5 माइक्रो कूलाम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रो कूलाम, क्यू डी बराबर -5 माइक्रो कूलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर अवस्थित है। कोई वर्ग है, वर्ग मतलब चारों भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं चारों बराबर होती हैं, उनके कोनों पर रखा हुआ है, शीर्षों पर रखा है वर्टेक्स। कह रहा है वर्ग के केंद्र में, वर्ग का एक सेंटर होगा, उस सेंटर पे क्या रखा है? 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। उस पर लगने वाला बल कितना होगा? पहले तो इसे ओरल भी करेंगे, फिर करके भी दिखाएंगे। आइए तो करते हैं थोड़ी सी बात। मान लीजिए ये है वर्ग, वर्ग। इसे मत लीजिए भैया। ये मान लिया हमने क्या है? वर्ग। क्या है? वर्ग। थोड़ा बड़ा बना लें, थोड़ा बड़ा बनाओ। ये वर्ग है। वर्ग के चार कोने क्या है? ए बी सी डी। नाम दे दो ए बी सी डी। जरूरी नहीं है कि यहीं से दिया जाए, आप यहां से दे सकते हैं, ए बी सी डी कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कह रहे हैं इसके शीर्षों पर अवस्थित है। कौन कौन? ये क्यू ए है, तो इस पर होगा कितना है? 2 माइक्रो कूलाम। किसके बराबर होगा? क्यू ए बराबर। फिर अब -5 माइक्रो कूलाम इस पर, क्यू बी है, -5 माइक्रो कूलाम। फिर क्यू सी है ये वाला, 2 माइक्रो कूलाम। और फिर क्यू डी है ये वाला, क्यू डी -5 माइक्रो कूलाम। बहुत बढ़िया। और 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है? भुजा है। प्रत्येक भुजा कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। एक बात बहुत बढ़िया से इसने कही है कि इसका एक केंद्र है बीचों बीच में। ये क्या है? केंद्र है।
और इस केंद्र पर जो है वो 1 माइक्रो कूलम रखा हुआ है, 1 माइक्रो कूलम। इस केंद्र को अगर मैं नाम दे दूं O, तो ये आवेश हो जाएगा Q। कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे ना जी कोई दिक्कत नहीं भाई, हमको तो होना भी नहीं चाहिए। कह रहे हैं इस पर लगने वाले आवेश का मान, इस बिंदु आवेश, ये वाला आवेश जो है वो भी इस पर बल लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा और ये सब लगाएंगे। कमाल की बात यह है कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच जो है वो प्रतिकर्षण लगेगा, यानी रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच भी कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा, यानी इन दोनों के बीच जो लगेगा बल वो भी प्रतिकर्षण लगेगा। करने से पहले थोड़ी बात कर रहे हैं। और कमाल की बात ये देखना, जितना ये दूरी है ये केंद्र पे है तो ये दूरी समान बैठेगी, ये दूरी और ये दूरी क्या बैठेगी? समान। जब ये दूरी और ये दूरी समान है और आवेश का मान इधर भी बराबर 2 माइक्रो कूलम और 1 माइक्रो कूलम, इधर भी 2 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम, तो अगर मान लो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है 10 और इनके बीच भी कितना लगेगा? 10, तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, यानी कि ये इसे इधर भगाएगा, ये इसे इधर, ये इसे इधर, ये प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर भागना। तो जितना ये इस पर लगाएगा ये उतना इस पर लगाएगा, ये इतना लगाएगा, ये तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि इन दोनों की वजह से इस पर लगने वाला बल जो है, यहाँ पर लगने वाला बल है वो आ गया 0। अब कमाल की बात है, ये भी करते हैं, ये इन दोनों के बीच क्या है? प्लस का है और ये माइनस का है, तो इन दोनों के बीच लग रहा है आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ आकर्षण लगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ भी माइनस और प्लस है, तो यहाँ भी कौन सा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और कमाल की बात यह है कि ये भी आकर्षण लग रहा है, ये भी आकर्षण लग रहा है, और दोनों आवेशों की वैल्यू कैसी? बराबर, -5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम 1 कूलम, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या है? बराबर है। तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, यानी कि इस पर लगने वाला बल इनके द्वारा भी क्या आएगा? 0, और 0 0 क्या? 0, तो इस पर लगने वाला बल क्या रहने वाला है? शून्य रहने वाला है, यानी 0 रहने वाला है। अब चाहो तो आप करके देख लीजिए, तो करके दिखाता हूं वैसे बढ़िया से है। क्वेश्चन ही गायब हो गया भाई, ये क्या हो गया? चलिए कर लेते हैं। ए बी सी और डी, यहाँ क्यू ए है और यहाँ क्यू बी है और यहाँ पर क्यू सी है और यहाँ क्यू डी है। इसकी वैल्यू जो है वो 2 माइक्रो कूलम, इसकी वैल्यू जो है वो -5 माइक्रो कूलम ये दी है, इसकी वैल्यू जो दी है वो भी 2 माइक्रो कूलम, इसकी वैल्यू जो है वो क्यू डी हो। और यहाँ पर केंद्र है इसका, और केंद्र पर जो लगने वाला बल है ये वो O मान ले रहे हैं, और क्यू ओ बराबर दिया है 1 माइक्रो कूलम। अगर ये बीच की डिस्टेंस मिल जाए तो काम हो जाएगा। बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये वाली पूरी निकाल लीजिए। हम निकाल लेते हैं ए सी, त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं ये वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ये वाली ये कड़ हो गई, यानी कड़ का मतलब AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लग जाए, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। AC आप सब जानते हो ये निकल जाएगा। BC कितना है आपका? ये 10 है, क्योंकि प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 100 प्लस 100, 100 और 100 ये हो गया 200। स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाले पर रूट चढ़ाएंगे, 200 वर्गमूल आएगा इसका, इसे लिख सकता हूं 2 गुणा 100। 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10, और ये रह जाएगा रूट में, तो AC आ गया 10√2। और हम सब जानते हैं जितना ये बटा ये मिला दो ऐसे,
ओ ए बराबर किसके होगा, ओ सी के, और ये किसके बराबर होगा, ओ बी के। सब बराबर होंगे, केंद्र है ना बीच में, तो इस कोने से इस कोने से इस कोने से सबसे दूरी क्या होगी, बराबर होगी, और ये दूरी होगी ओडी, और ये सब मिला के जो होगी इस AC का आधा होगी, 80/2। AC कितना है मेरा, 10√2 बटे 2, 2 पंजे 10, तो ये सारी दूरी आ गई 5√2। अब मैं बल निकाल लेता हूं, ये वाला बल निकाल लेता हूं, FOA। क्या निकाल लेता हूं, FOA बराबर फार्मूला होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, वही 1/450, आपने सबने पढ़ा है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² पढ़ा है। R का मतलब होता है जो आवेश ले रहा हूं, एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, OA है। इसकी वैल्यू आप सब जानते हैं कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की जगह ये वाला आवेश रखा जाएगा, कितना है, 2 माइक्रो है, यहाँ पर क्या है, माइक्रो। ये माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 गुणा 10 की पावर -6 बटे R का मतलब ये दूरी OA का स्क्वायर, और हम सब जानते हैं OA कितना दिया है हमारा, 5√2, तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूं 5√2 का होल स्क्वायर। आइए 9 गुणा 10 की पावर 9, ये वैल्यू नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 एकम 2 गुणा 10 की पावर -6 और -6 जुड़ जाएगी, माइनस माइनस से लेकर रहेगी माइनस, 5 का स्क्वायर 25 और इसके स्क्वायर से रूट हट रहा है 2, 2 से 2 9/25 गुणा 10 की पावर 9 प्लस की 9 माइनस की 12, तो माइनस की ज्यादा है, प्लस और माइनस हमेशा घटने आते हैं, उसके इसके ज्यादा तो पावर है तो जुड़ घट जाती है, FOA आ गया। अब आप जब FOC निकालोगे, FOC निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इसी प्रकार यही आएगी 9/25 गुणा 10 की पावर -3, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर इन दोनों की डायरेक्शन मान लीजिए ये बल इस पे इधर की ओर लगा रहा है, तो इस पर ये किधर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इनका जो बल आएगा FOA प्लस FOC। तो अगर एक प्लस लेंगे तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, एक में माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और इनकी वैल्यू जो है वो कट पिट के क्या आ जाएगी, 9/25 गुणा 10 की पावर -10 -3 -9/25 गुणा 10 की पावर की, ये माइनस प्लस उड़ गया, क्या आया, 0। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सेम इनके बीच निकलेगा, ऐसे सेम इनके बीच निकलेगा, तो सारा के सारा टोटल बल इस पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, चाहे आप लिख के दिखा सकते हैं, ऐसे कभी दिखा सकते हैं, आपकी क्या है मर्जी है। आइए आगे करते हैं बच्चों क्वेश्चन। स्तर वैद्युत क्षेत्र रेखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक सतत वक्र होती है, बिल्कुल सही बात है। स्तर वैद्युत रेखाएं जो होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है, वैद्युत रेखाएं वो सतत होती है, वो असतत नहीं होती, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए प्लस आवेश, तो इससे निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे होंगी, ऐसे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीच में टूटे फिर यहाँ से निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल सतत होती है। जैसे कि वैद्युत रेखाएं क्या होती है, खुले वक्र के रूप में होती है, तो ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे आई फिर ऐसे चली गई, ऐसे ऐसे, ब्रेक नहीं होता है बीच में, बिल्कुल सतत होती है, एक जगह शुरू हुई तो एंड होकर ही एंड होती है, और उसके किसी भी एक बिंदु पर खींचेंगे हम क्या, स्पर्श रेखा, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये कैसी होती है, वैद्युत बल रेखाएं सतत होती है, यानी वैद्युत बल क्षेत्र रेखा सतत वक्र होती है, बिल्कुल सही बात है, और क्षेत्र रेखा एकाएक कभी नहीं टूटती है। इस पर कीजिए, दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। दो वैद्युत बल रेखाएं, मान लीजिए एक वैद्युत बल रेखा ये है और एक वैद्युत बल रेखा ये है, ऐसे, या मान लीजिए इधर को हो सकती है, ऐसे हो सकती है और ऐसे हो सकती है। तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, हमने काट दी है ये। अगर ये काट रही है तो जरा इनकी डायरेक्शन देखो, दो हो जाएंगे, एक इस वाले पे खींचो जरा, इससे किसी एक बिंदु पे वैद्युत स्पर्श रेखा खींचो, टेंजेंशियल लाइन,
और इस वाली पे एक वैद्युत क्षेत्र रेखा खींच दो ऐसे। तो इसकी दो डायरेक्शन हो गई, कितनी हो गई, जो कि कभी नहीं होगी। वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, वो तो एक ही होगी ना। तो इसीलिए अगर ये काटेंगे तो इसकी दो दिशाएं हो जाएंगी। कितनी दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं, जो कि संभव है ही नहीं, जो कि संभव है ही नहीं। तो आइए बात फिर से कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखा मान लो इसके एक बिंदु पर खींची गई इस पर रेखा क्या हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र दिशा कर रही और ये वाली भी। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र दिशा एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। दो दिशाएं वैद्युत क्षेत्र की हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हम बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दोनों बातें सही है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होती है, सतत होती है, यानी कि कहीं पर ब्रेक नहीं होती, कहीं टूटती नहीं, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एक टूट नहीं सकती। आगे कह रहा है दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। बिल्कुल सही बात है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटेंगे तो इसकी दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो आप समझ गए, प्रत्येक का मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कभी नहीं काटती एक दूसरे को, क्योंकि अगर काटेंगे तो इसकी दो क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ये लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे, स्तर वैद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र होती है। क्या होती है, सतत वक्र होती है। बिल्कुल सही बात है कि स्तर वैद्युत रेखा क्या होती है, पूर्ण सतत होती है और ये एक कभी नहीं टूटती हैं। समझ में आया, ब्रेक नहीं करती हैं। ऐसे करके बना के दिखा दो आप, ये ऐसा नहीं है ऐसे टूटी फिर यहां शुरू होगी। आगे दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो आप लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटेंगे तो इसकी दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस सेशन को क्या करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कोशिश ये करिएगा कि इसमें जो खामी हुई हो, जो कमी हुई हो, या जो समझ में ना आया हो, उसे कमेंट करके बताएं, ताकि हम और अच्छे से काम कर सकें और आपसे जुड़ सकें और आप हमसे जुड़ सकें। और कोशिश ये रहे कि हम आपको बहुत अच्छे से एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दें और आप एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा सा तैयार करा लें, ताकि आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।